आप एक्स डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन इग्नू नॉर्थ दिल्ली इसमें कार्यरत थे और आप हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपकी वाक्य शैली की मधुरता और शालीनता हम सभी को आह्लादित कर देती है मैम, एवं आप हमेशा हमारे आमंत्रण को हृदय से स्वीकार करती हैं, इसके लिए धन्यवाद। और इस आपसे हमारे प्रतिभागियों बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे और आपका मैं पुनः स्वागत करती हूँ मैम। आपका अनेक वर्षों का शिक्षण एवं प्रशासनिक अनुभव रहा है। आपके अनेक शोध पत्र प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप अनेक कमेटियों की अध्यक्षता एवं सदस्य के रूप में आपने अपना प्रतिभाशाली प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, जैसे न्यूपा में इग्नू, एनसीटी, आईसीएसएसआर, बीएचयू आदि संस्थानों में। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपके जैसे विदुषी का सानिध्य पाकर हम हर्ष का अनुभव करते हैं मैम आज हमें हाउ टू फ्रेम रिसर्च क्वेश्चन पर अपना वक्तव्य देंगी। मैम मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान देकर हमें अनुग्रहित करें। ओवर टू यू मैम। जैसा कि आप लोगों को पता है, टुडे सेशन वी विल फोकस ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम कोई रिसर्च का टॉपिक लेते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और आपने देखा होगा जो लोग रिसर्च, ज्यादातर यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स हैं और टीचर्स भी हैं, या तो आप रिसर्च प्रॉब्लम में एंगेज्ड है रिसर्च करने में, या फिर आप रिसर्च स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपने देखा होगा, अगर आप टीचर हैं और आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, आप उससे पूछिए कि क्या रिसर्च करना चाहते हो, तो कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं सर या मैम जो आप करवा दीजिए, जो टॉपिक आप दे देंगे मैं उस पर रिसर्च कर लूंगा। रिसर्च जो होती है वो रिसर्चर के अपने टॉपिक पे होती है। टीचर या गाइड या रिसर्च करवाने वाला अगर कोई टॉपिक देता है तो वो ओनस जो होता है वो इन्वेस्टिगेटर के ऊपर या रिसर्चर के ऊपर नहीं होता है। इसीलिए रिसर्च का जब आपने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऐसे स्टूडेंट्स जब आते हैं तो इसका मतलब यह है कि रिसर्च का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन उन्होंने अपने आप में नहीं किया है। दे आर नॉट क्लियर व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे वांट टू डू। और इसके लिए जरूरी है कि रिसर्च करने के लिए जब आप जाते हैं तो आपके मन में कौन से एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं, और क्या क्या आप करना चाह रहे हैं अपने रिसर्च में। एटलीस्ट एक प्रीलिमिनरी आइडिया होना चाहिए किसी भी रिसर्चर के मन में। वो प्रीलिमिनरी आइडिया किस तरह से आएगा ये डिपेंड करता है कि आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस किस तरह से फॉर्मुलेट किए हैं, किस तरह से आप प्रोसीड करना चाहते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस गाइड करता है हमको कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें किस दिशा में जाना है और कैसे जाना है, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करनी है, और किस तरह से हम अपने गंतव्य तक या डेस्टिनेशन तक इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पहुंचेंगे। तो रिसर्च क्वेश्चंस, फर्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ आंसर्स आपको प्रोवाइड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के। जैसे आपकी रिसर्च, what do you want to seek from your research, what do you want to obtain from your research, that means आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मान लीजिए मैं एक रिसर्च करना चाह रही हूँ कि ये जो टीचिंग लर्निंग सेंटर्स खुले हैं
इनमें जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है उन ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस कितनी है क्लासरूम सिचुएशन में या फिर अपने डे टू डे लाइफ में जो टीचर्स ट्रेन होकर के जाते हैं, हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस ट्रेनिंग, द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो मेरे मन में एक ब्रॉड आइडिया है, उस ब्रॉड आइडिया को जब मैं फिर बैठ करके फर्दर प्रोब करना चाहूंगी, देन आई विल फॉर्मुलेट or I will break it into various smaller questions. For instance, how many teachers attend these training programs? This may be my one question. कितने teachers हैं जो training programs को attend करते हैं? कितने teachers हैं जो training program को attend करके जब आते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस ट्रेनिंग को अपने डे टू डे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करें? कितने इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं या क्या इंस्टीट्यूशंस इन जो नॉलेज गेन की है टीचर ने, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फैसिलिटेटिव कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, या कौन कौन सी फैसिलिटेटिव कंडीशंस है? व्हाट आर द फैसिलिटेटिंग कंडीशंस व्हिच help the teachers to implement the knowledge gained from the training program in their classroom situation. So एक देखिए ब्रॉड मेरे मन में एक आइडिया था कि मैं एक रिसर्च करूं कि टीचिंग लर्निंग सेंटर से ट्रेंड हुए टीचर्स क्लासरूम में उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इसके लिए मैंने अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो फ्रेम किए वो कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए। सो पहले तो हम जब कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं तो वी हैव टू आइडेंटिफाई अ ब्रॉड एरिया, और उस ब्रॉड एरिया में हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और किन इश्यूज को हमें एड्रेस करना है। हम अपने रिसर्च पर्सपेक्टिव को उन इश्यूज में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे मुझे ये देखना है कि टीचिंग लर्निंग सेंटर्स एक साल में कितने प्रोग्राम्स करते हैं, नेचर ऑफ प्रोग्राम्स क्या क्या होता है। दिस विल बी माय सेकंड रिसर्च क्वेश्चंस। हाउ मेनी टीचर्स अटेंड दीज प्रोग्राम्स, हाउ मेनी मेल एंड फीमेल टीचर्स अटेंड दीज प्रोग्राम्स, how many teachers implement these programs, and what are the facilitating conditions which help in implementing these programs or which restrict in the implementation of these programs. What are the new areas of concern where more training is required from teaching learning centers? तो देखिए एक ही, these are some of the examples which I have given, एक ही रिसर्च का जो मेरा एरिया है, एक ही रिसर्च के थीम से मैं बहुत सारे रिसर्च के क्वेश्चंस निकाल पाई हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम अपने आप से पूछते हैं वो हम कैसे फाइनलाइज करते हैं? वो हम फाइनलाइज करते हैं on the basis of previous knowledge और previous review of researches. हम हवा में रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्म नहीं करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस को हम फॉर्म करते हैं on the basis of the knowledge which is gained from previous researches. पहले की जो रिसर्चेस हुई हैं उनसे जो नॉलेज हुआ है उस नॉलेज के आधार पर हम अपने रिसर्च के क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। जब हम रिसर्च क्वेश्चंस को बनाते हैं तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी कोई रेलेवेंस भी है या नहीं है। ये नहीं कि आप ज्यादातर देखिए पीएचडी लेवल पे क्या हो रहा है, एक्स ने कोई रिसर्च करी है
उसके कुछ वेरिएबल्स को मैं चेंज करके एक को घटा दिया या दूसरे को बढ़ा दिया, और मैंने फिर से वही रिसर्च रिप्लिकेट कर दी। इससे आपको पीएचडी की डिग्री तो मिल गई, लेकिन फील्ड ऑफ नॉलेज में क्या कोई बढ़ोतरी, क्या कोई एडिशन आप कर पाए हैं? एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर रिसर्चेस आर लाइक दैट, कि हम रिसर्च तो कर लेते हैं लेकिन उनका रेलेवेंस फील्ड में, उनका इम्प्लीकेशंस फील्ड में बहुत कम होता है। जबकि हम अपनी आप थीसिस में देखिए, हमेशा लास्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की आप बातें करते हैं, लेकिन फील्ड में वो कितना अप्लाई होता है ये हम सभी लोगों को पता है और हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब आप रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं या रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहां पे आप रेलेवेंस को बहुत ध्यान में रख करके अगर अपने रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे तो आप एक अच्छी रिसर्च कर पाएंगे और प्रॉपर रिसर्च जो है थीम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप के जो थीम्स होंगे जस्ट वो केवल प्रीवियस रिसर्च को रेप्लिकेट करने वाले होंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो रिसर्च क्वेश्चंस है इनके ये दो पर्पस को सर्व करते हैं। फर्स्ट पर्पस है कि रिसर्च क्वेश्चंस हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं अगर ये इंटरेस्टेड हूं कि टीचिंग लर्निंग सेंटर से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्लासरूम सिचुएशन में या उनकी रेप्लिकेबिलिटी एप्लीकेशन क्लासरूम सिचुएशन में किस तरह से हो रहा है। तो ये मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है, ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चन है, जिसने मुझे हेल्प की टू आइडेंटिफाई माय टॉपिक। बहुत सारे रिसर्च स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम पढ़ाते समय, मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ और वहां मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये देखा कि जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के बच्चे आते हैं, उनकी लैंग्वेज एबिलिटी या मैथमेटिकल एबिलिटी थोड़ी सी दूसरे बच्चों से कम होती है क्योंकि उनको घर में सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अगर इस तरह का आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, तो वो क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं आपके रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वन सेट ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस help you to identify your problem, while second set of research questions help you in carrying out your research। जब आपने रिसर्च की थीम या रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, तब उस प्रॉब्लम में अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ये इस आगे कैसे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर आपका रिसर्च क्वेश्चन देता है कि क्या वेरिएबल्स जो आपने लिए हैं उनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कोई इम्पैक्ट होता है एक्स वेरिएबल का वाई वेरिएबल के ऊपर, या दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। इनको जब आपके मन में इस तरह की क्वेरीज होती हैं, देन यू फ्रेम योर रिसर्च क्वेश्चन एंड these research questions help you to prove further. Next slide please. तो अब मैंने आपको एम्स बता दिया। आपके रिसर्च क्वेश्चंस आपके रिसर्च के एम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए जब हम ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रॉब्लम सिलेक्शन में आपको हेल्प करते हैं। वो जब आपने प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया, जैसे मेरे मान लीजिए मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, मैं दूसरा टॉपिक लेती हूँ, टू स्टडी द रिलेशनशिप
between leadership behavior of principal and teacher morale और teachers job satisfaction. अब मैं यहाँ पे जो इंटरेस्टेड हूँ वो है कि लीडरशिप बिहेवियर ऑफ प्रिंसिपल, इसका क्या कोई रिलेशनशिप है टीचर के मोरल से और टीचर के जॉब सेटिस्फेक्शन से। ये सेम ही रिसर्च प्रॉब्लम को मैं दूसरी तरह से कर सकती हूँ। To study the impact of leadership behavior on teacher morale and teachers job satisfaction. अब आपके पास सारे पार्टिसिपेंट्स अपना एक इसका जवाब लिख लेंगे कि अगर मैं ये लिखती हूँ, मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट, तो मैं किस तरह की रिसर्च डिजाइन बनाऊंगी, और अगर मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप तो मैं किस तरह का रिसर्च डिजाइन बनाऊंगी। जनरली मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि बहुत कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं जब आप रिसर्च डिजाइन को बनाते हैं। रिलेशनशिप की अगर स्टडी है तो उसमें आप इम्पैक्ट भी ढूंढने लगते हैं। जहां पे रिलेशनशिप है उसकी डिजाइन कोरिलेशनल स्टडी होगी। That will be a correlational study. You have to correlate the leadership behavior of principal with the job satisfaction and morale of teacher and find out whether these are related to each other or not. That's all. This is your relationship study. लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसमें impact भी ढूंढने लगते हैं, उसमें टी टेस्ट भी लगा देते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी लगा देते हैं, और उसके आप देखते हैं लीडरशिप का बिहेवियर का इफेक्ट टीचर मोरल पे है या नहीं है, लीडरशिप का इफेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन पे है या नहीं है, जबकि आपने अपनी स्टडी रिलेशनशिप की बनाई है। इसी तरह से जब आप इम्पैक्ट की स्टडी करते हैं तो वहां पे आप रिलेशनशिप भी ढूंढने लगते हैं, जबकि जब आप इम्पैक्ट की स्टडी कर रहे हैं तब आपको देखना है क्या लीडरशिप बिहेवियर, प्रिंसिपल का लीडरशिप बिहेवियर इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है टीचर के जॉब सेटिस्फेक्शन को। टीचर का जॉब सेटिस्फेक्शन लो हो जाता है अगर अथॉरिटेरियन प्रिंसिपल है, या हाई हो जाता है। टीचर का जॉब सेटिस्फेक्शन लो हो जाता है अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, या हाई हो जाता है। और ये जो हाई या लो हो रहा है, इसके जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इम्पैक्ट स्टडी और रिलेशनशिप स्टडी, जब भी आप ये दो स्टडी करें, प्लीज बी वेरी क्लियर दैट दोनों के पर्पस अलग अलग होते हैं, दोनों के रिसर्च क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, और दोनों के रिसर्च डिजाइन और टूल्स तो सेम हो सकते हैं, रिसर्च डिजाइन और एनालिसिस का प्रोसेस भी अलग अलग होगा। जबकि आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं क्योंकि आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरे रिसर्च क्वेश्चन से मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, क्या मुझे चाहिए। तो जब तक रिसर्चर में अपनी क्लैरिटी नहीं होगी तब तक वो इन सब अपने रिसर्च क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाएगा। इसके लिए जब हम रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, जैसा मैंने पहले बोला कि हम ब्रॉड एरिया से पहले स्टार्ट करते हैं और फिर नैरो डाउन करते जाते हैं। ये देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, तो पहले वी स्टार्ट फ्रॉम ब्रॉड एरिया। इसके नेक्स्ट जो आप स्लाइड देखेंगे उसमें मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, उसको मैंने पिरामिड वाले स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी दिया हुआ है, उसको ना यूज करके मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। When a student, a research scholar or a seasoned research scholar like us also, we want to investigate something
फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द ब्रॉड एरिया। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा मैम मुझे रिसर्च करनी है। एज ए टीचर मेरा जो आंसर होगा, जो मेरा क्वेश्चन होगा उससे, किस एरिया में रिसर्च करना चाह रहा है। क्योंकि वो स्टूडेंट है, उसको बहुत आइडिया नहीं है, बट ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। मैं टीचर एजुकेशन पे रिसर्च करना चाहती हूँ, या मैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे रिसर्च करना चाहती हूँ, मैं ब्लाइंड चिल्ड्रन के ऊपर कुछ करना चाहती हूँ, या मैं कंप्यूटर गेम्स जो आ रहे हैं उनके ऊपर कुछ करना चाहती हूँ, या जो आजकल कोरोना के टाइम में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चले, उन ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर कुछ करना चाह रही हूँ। तो ये जो 4-5 एरियाज हैं, वो एरियाज, these areas are broad areas. So you want to conduct a research on a broader area, but each broad area is further divided into various sub areas. क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं टीचर एजुकेशन पे रिसर्च करना चाहती हूँ, तो टीचर एजुकेशन बहुत वास्ट एरिया है। उसमें प्री सर्विस भी टीचर एजुकेशन होता है, इन सर्विस भी टीचर एजुकेशन होता है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सेल्फ मोटिवेटेड भी होता है, और ऑनलाइन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किस एरिया में, जब मैं ये पूछती हूँ, आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ और टू माई गाइड, दैट इज we are narrowing down the area. अभी हम टॉपिक पे नहीं आए हैं, अभी हम केवल एरिया डिसाइड कर रहे हैं कि किस एरिया में मेरे स्टूडेंट को काम करना है। और स्टूडेंट ये बोलता है कि मुझे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के ऊपर काम करना है। अगेन दिस प्री सर्विस टीचर एजुकेशन एरिया इज वेरी वास्ट। अब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं, बीएड में करना चाहते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में करना चाहते हैं, एमएड के ऊपर करना चाहते हैं, फेस टू फेस मोड के प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के ऊपर करना चाहते हैं, या ऑनलाइन टीचर एजुकेशन डिस्टेंस मोड के टीचर एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो ये आप नैरो डाउन कर रहे हैं अपने एरियाज को। रिसर्च क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप को, मैं कहाँ काम करना चाहता हूँ, किस एरिया में काम करना चाहता हूँ, या किस एरिया में काम करना चाहती हूँ, उससे आप नैरो डाउन करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट ने मान लीजिए मुझे बोला कि मैं स्टेटस ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन यूपी में काम करना चाहती हूँ। चलिए, आपका ये नैरो डाउन फोकस टॉपिक अब हो गया। देखिए, पहले आप ब्रॉड एरिया में आए, टीचर एजुकेशन, आपने नैरो डाउन किया कि नहीं मुझे इन सर्विस में काम नहीं करना है, मुझे प्री सर्विस में काम करना है। फिर आपने नैरो डाउन फोकस टॉपिक एक डिसाइड किया अपना कि स्टेटस ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन यूपी, इसमें मुझे वर्क करना है। अब आपके रिसर्च क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर बनेंगे। अब आप ब्रॉड एरिया पे नहीं जाएंगे। टॉपिक के ऊपर आप किस तरह से रिसर्च क्वेश्चंस बना सकते हैं? ये रिसर्च क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, पहला तो यही हो सकता है कि व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफरिंग प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो बीएड करने के लिए आते हैं। मान लीजिए मैंने बीएड के ऊपर नैरो डाउन कर लिया कि मैं एलिमेंट्री लेवल पे काम नहीं करूंगी, मैं एमएड लेवल पे, पोस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल पे काम नहीं करूंगी, मैं केवल बीएड जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है मैं उसके ऊपर काम करना चाहती हूँ। तो पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन बीएड करने के लिए आते हैं। जनरली अगर आप क्लासरूम में जाइए, जो लोग टीचर्स हैं दे मस्ट बी नोइंग, इफ यू आस्क द स्टूडेंट्स whether it was their first choice or they have come for teacher education B.Ed program,
ड्यू टू सम अदर रीजंस। जैसे साइंस के स्टूडेंट्स आज के टाइम में तो विलिंगली ऑफर कर रहे हैं, लेकिन पहले ये होता था हमारे जमाने में, जब बीएड करते थे साइंस के स्टूडेंट, तो जनरली जब पीएमटी को मेडिकल का क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बीएससी कर लिया और अब जॉब कुछ चाहिए तो चलो बीएड कर लो, तो दैट वाज देयर सेकंड चॉइस. So who are the students who are offering pre-service teacher education program? Are these students, is the teacher education program their first choice or the second choice? If it is a second choice, what are the probable reasons? So देखिए, आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, उसके 2-3 सब क्वेश्चंस बन गए. What is the profile of students offering pre-service teacher education program? आपका मेन लीड क्वेश्चन है. अब इससे आपको आएगा कि इतने % बीएड है, बीए है, एमए है, एमएड है, या फिर आज के टाइम में इंजीनियरिंग करके भी स्टूडेंट्स बीएड करने के लिए आ रहे हैं. तो ये तो आपके सिंपल % निकल आई कि ये है उनका प्रोफाइल. लेकिन उन्होंने क्यों ऑफर किया? बीएड करने के लिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या वो टीचर बनना चाहते थे, फर्स्ट चॉइस थी, या वो कहीं और कुछ करना चाह रहे थे जो उनको नहीं मिला? तो एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट की तरह से उन्होंने बीएड के प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंजीनियर, आज की डेट में देखिए बहुत सारे बीटेक किए हुए स्टूडेंट, yesterday only I came across a student who is BTech and doing MTech, लेकिन फिर भी उसने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उसको क्वालिफाई कर लिया है और वो बीएड भी करना चाहता है. When I asked, why do you want to do BEd when you are doing MTech and you are qualified BTech? He said कि मैम एक ऑल्टरनेटिव मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एमटेक करके मुझे जॉब मिल जाए. तो ऑब्जेक्टिव उसका है एक जॉब पाना, चाहे एक टीचर की नौकरी हो, चाहे वो एक एमटेक करके कुछ टेक्निकल जॉब उसको मिल सके. तो इस तरह के आपको, जब आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे सब क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं और उनसे आपके रिसर्च को बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलेंगी. जितना आप, जब आप अपने रिसर्च टॉपिक को फाइनलाइज कर रहे हैं, उस समय जितना आप खुद को ये क्वेश्चंस करेंगे कि मुझे क्या करना है, किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, उतना ही आपके क्लियर रिसर्च क्वेश्चंस होंगे. जितने क्लियर आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, उतना ही यूजफुल और उतना ही अच्छी आपकी रिसर्च डिजाइन बनेगी, उतना ही अच्छी तरीके से आप जो है अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकेंगे, रिसर्च टूल्स को अडॉप्ट कर पाएंगे या रिसर्च टूल्स को सेलेक्ट कर पाएंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप आगे एनालिसिस भी कर पाएंगे. सो दिस रिसर्च क्वेश्चंस हेल्प यू नॉट ओनली. आपने रिसर्च, जनरली आप लोग क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाया और उसी में आपने नेक्स्ट स्टेप कर दिया, हाइपोथेसिस बना ली, और उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनाई. मैंने जैसा कि पहले बोला कि रिसर्च टॉपिक, रिसर्च थीम कुछ और है, एनालिसिस कुछ और करते हैं, और जब आप अपनी फाइंडिंग्स को लिखते हैं और थीसिस को सबमिट करते हैं, तो जो इवैल्यूएटर होता है, यू पुट इवैल्यूएटर्स इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि जो इवैल्यूएटर होता है उसको ये नॉलेज है, वो रिसर्च क्वेश्चंस को पढ़ेगा, आपकी रिसर्च डिजाइन देखेगा, आपकी फाइंडिंग्स को देखेगा.
आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को रियली अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, इस बात को ध्यान में रख करके। तो अगर आपने ठीक से क्वेश्चंस नहीं फ्रेम किए हैं तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी ठीक से। तो ये जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, दे ले द ट्रैक, ये ट्रैक बनाते हैं, जैसे रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी का ट्रैक होता है और उसके रेलगाड़ी के पहिए उसी ट्रैक के ऊपर दौड़ते हैं। जब वो ट्रैक को मिस कर देते हैं तो डिरेल हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह से हमारी रिसर्च होती है। रिसर्च क्वेश्चंस को अगर हमने बहुत टाइम लगा के बहुत अच्छे से फ्रेम कर दिया तो ये समझिए कि आपने अपनी रिसर्च का ट्रैक बना लिया है और उस ट्रैक में आपकी रिसर्च की गाड़ी बड़ी फर्राटे के साथ दौड़ेगी। वेरी स्मूथली इट विल रन। अगर आपके रिसर्च क्वेश्चंस प्रॉपर नहीं है तो आगे जाकर के कहीं पे भी आप फंस सकते हैं और फिर उससे निकलने के लिए आपका रिसर्च कुछ और बोल रहा है, टॉपिक कुछ और बोल रहा है, एनालिसिस कुछ और कर रहा है और अल्टीमेटली आप अपनी थीसिस तो बना के दे देते हैं, लेकिन वो थीसिस कितनी यूजफुल होती है नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, कितना ऐड करती है नॉलेज पे, या कितना वो आप यूजफुल हो सकती है सोसाइटी के लिए, ये क्वेश्चनेबल होता है। तो इसलिए रिसर्च क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अब इस टॉपिक पे अगर मैं जाऊं तो मैंने आप पढ़ रहे होंगे 2-3 रिसर्च क्वेश्चंस बना लिए हैं, जैसे हाउ मेनी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, क्योंकि अगर मैं यूपी का ले रही हूँ तो यूपी में यहाँ पे अब आप थीम देखिए, मैंने आपको, किसी ने मुझे क्वेश्चन नहीं किया, मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक लिखा है PSTE, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन यूपी। दिस टॉपिक इज वेरी ब्रॉड। अब इसके लिए इस ब्रॉड टॉपिक को अगर मुझे रिसर्च इस पे करनी है, क्योंकि ये एक मेजर प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर PhD लेवल पे मुझे रिसर्च करनी है तो डिलिमिटेशंस मुझे यहाँ पे करनी पड़ेंगी। डिलिमिटेशंस क्या करनी पड़ेंगी? डिलिमिटेशन in terms of the program which I have selected. क्या मैंने सारे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं, या फिर जैसा कि मैंने कहा मेरी स्टडी फोकस्ड होगी बीएड के लिए, तो आपके डिलिमिटेशन हो जाएंगे केवल बीएड पे, आपकी जनरलाइजेशन की जो कैपेसिटी होगी वो केवल बीएड के ऊपर ही होगी। फिर क्या सारे स्टेट्स यूपी के आप लेंगे, which is not possible for a PhD scholar, so it will be delimited to certain districts or certain districts of UP. So ये सारी चीजें भी आपके रिसर्च क्वेश्चंस, जब आप अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे तो रिसर्च क्वेश्चन विल लीड यू फॉर delimitation of your topics as well. And जब आप प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो आप बहुत सारे फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस बना सकते हैं अपने। मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 रिसर्च क्वेश्चंस बना के दिए हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, जैसे कंप्यूटर गेम्स की आजकल बहुत बात हो रही है और ये कहा जाता है कि जो कंप्यूटर गेम्स हैं या जो बहुत वायलेंट हो रहे हैं, आप ये देखिए कि हर कंप्यूटर गेम्स में मार धाड़ इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं और ये कंसर्न व्यक्त किया जा रहा है कि these computer games are increasing crime and violence amongst adolescents. So, if I am interested in finding out how these computer games are affected or whether these computer games affect violence or affect adolescents at all, तो
मैं इस तरह से एक टॉपिक नैरो कर डाउन करके एरिया को एक टॉपिक बना सकती हूँ कि कंप्यूटर गेम्स एंड वायलेंस अमंग्स एडोलसेंट. So how does violence in computer games influence adolescent? ये एक क्वेश्चन हो सकता है. फिर आप फर्दर रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से कंप्यूटर गेम्स हैं जो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं. क्या ये वायलेंस कंप्यूटर गेम्स के वायलेंस का इफेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स एडोलसेंट पे सेम तरीके से होता है, या बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंटली. इफ इट इज इन्फ्लुएंसिंग इन डिफरेंट वेज, how they are being influenced by these computer games. So इस तरह से करके, और किन एरियाज में ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्या रूरल एरिया में कंप्यूटर गेम्स का ज्यादा इफेक्ट हो रहा है या अर्बन एरिया में ज्यादा इफेक्ट हो रहा है. एफ्लुएंट क्लास के बच्चे अगर आते हैं कंप्यूटर गेम्स को देख रहे हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है. डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे अगर कंप्यूटर गेम्स देख रहे हैं तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है. उनके क्लासरूम अटेंशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उनकी अदर एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट हो रहा है. इसको आप फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस अपने बना करके, और इस तरह से आप अपने रिसर्च थीम को आगे बढ़ा सकते हैं. सो रिसर्च क्वेश्चंस help you in identifying your themes, and you can have various types of research questions. जो क्वेश्चन आपका है, जो हमारा सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि रिसर्च क्वेश्चंस तो हमने बना लिए. मैंने ये भी बोला कि आप कभी वेग रिसर्च क्वेश्चंस बना लेते हैं, कभी रिसर्च क्वेश्चंस ऐसे बना लेते हैं जो आपके क्वेश्चन तो कुछ और होते हैं, रिसर्च आपकी कुछ और कहती है. दोनों में जो कोरिलेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए होता है. दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. सो किस तरह से आप उनको सिंक्रोनाइज्ड करेंगे, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि आप अगर रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं तो किन क्राइटेरिया को आप फॉलो करेंगे. लेट अस सी व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सच रिसर्च क्वेश्चंस. किसी भी, चाहे आप रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे आप अपने रिसर्च के डिजाइन बना रहे हैं, चाहे आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, these are the criterias which are common for all, and you have to take into consideration all these criteria. जैसे आपका रिसर्च क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और बहुत अच्छे से आपका कहीं जॉट डाउन होना चाहिए. जो रिसर्च क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए, करने वाला होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए उसको हेल्प करने वाला होना चाहिए. सो इट शुड बी क्लियर एंड कॉन्साइज्ड. Concise means it should be expressed in very precise terms, few terms, without any jargons, but ऐसा भी ना हो कि वो एकदम से सिंपल सा हो जिसका आंसर आपको यस नो में मिल जाए. जैसे students generally weak in mathematics than other subjects. तो आप ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन आंसर यस एंड नो में दे सकते हैं, नो यस. लेकिन इसको फर्दर प्रूव करने के लिए
आपको एनालिसिस और सिंथेसिस की जरूरत होगी। तो एनालिसिस और सिंथेसिस करने के लिए ये तभी आपको हेल्प करेगा जब आपके रिसर्च क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो, डिफिकल्ट नहीं होने। कॉम्प्लेक्स मीन्स कि यस नो का आंसर ना हो, लेकिन आपको ऐसे रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करने हैं जिससे आपको थोड़ा सा आंसर को एक्सप्लेन करने में, रिसर्च की फाइंडिंग को एक्सप्लेन करने में, एनालाइज करने में हेल्प मिल सके। तो आपके रिसर्च क्वेश्चंस बहुत क्लियर होने चाहिए, आपके रिसर्च क्वेश्चंस बहुत प्रिसाइज टर्म्स में और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, या बहुत सिंपल नहीं होने चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स या वेग नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज, आपको आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए बहुत फोकस्ड होने चाहिए। You want to study something and your research question is asking another thing. Example I had already given that if you want to study the relationship between leadership behavior of principal and job satisfaction of teachers, your research question should be related to that. It should not be related to the impact of leadership behavior on teachers job satisfaction. Because जब आप impact की बात करते हैं तो आप ये कहेंगे कि different types of leadership behavior, उसका cause effect क्या हुआ जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर। जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड, कोरिलेटेड है या नहीं है। जैसे आप कहेंगे देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप बिहेवियर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचर्स, तो इसका मतलब अगर लीडरशिप बिहेवियर अच्छी है तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी अच्छा होगा, अगर लीडरशिप बिहेवियर नेगेटिव है तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी नेगेटिव होगा। इसमें कहीं इम्पैक्ट की बात नहीं हो रही, केवल रिलेशनशिप की बात हो रही है। लेकिन अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन फोकस्ड नहीं है तो आपका जो आगे का जो हाइपोथेसिस होगी वो भी उसी तरह से होगी। रिसर्च की डिजाइन भी आप वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपको कोरिलेशनल डिजाइन बनानी है या कॉज एंड इफेक्ट वाली रिलेशनशिप बनानी है, इफेक्टिवनेस आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कोरिलेशन स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स बनाते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ सच एंड सच थिंग, 2 वेरिएबल्स में, लेकिन अगर अंदर जाओ आपकी रिसर्च की थीसिस को पढ़ो तो यू हैव डन कोरिलेशन। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग आप में अपनी होनी चाहिए, एंड देन यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड इट शुड बी रिसर्चेबल। ये तो कहने की बात नहीं है, क्योंकि रिसर्च कोई भी रिसर्च क्वेश्चन रिसर्चेबल नहीं होगा तो आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। फाइनर मैप्स करके एक क्राइटेरिया है गुड रिसर्च क्वेश्चंस का, जिसको ये फाइनर मैप जो है ये एक्रोनिम्स है, इनका फुल फॉर्म भी इनको एक्सप्लेन करके दिया है। रिसर्च क्वेश्चन शुड बी फीजिबल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसा रिसर्च क्वेश्चन लीजिए या रिसर्च क्वेश्चन आपको एक फीजिबल थीम की ओर लीड करना चाहिए। आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मैंने प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, स्टेटस ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन यूपी लिया है। अगर आप पीएचडी का थीसिस कर रहे हैं तो एंड इफ यू आर टेकिंग the whole UP as a sample, then it will be too difficult for you to finish your research report in 3 years. So, आप PhD के लिए कर रहे हैं या आप कोई सर्वे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये डिटरमिन करेगा कि कितनी, ये फिजिबिलिटी को भी डिटरमिन करता है। या PhD का थीसिस अगर मैं बात करूं
उसमें अगर कितने वेरिएबल्स आप लेते हैं, मान लीजिए आपने 3 वेरिएबल्स लिए, सॉरी पहले 3 वेरिएबल्स लिए और उन्हीं 3 वेरिएबल के आपने 10-12 सब वेरिएबल्स ले लिया। आप किसी रिसर्च थीसिस में देखिए कि आपको 25, 30, 40 तक भी हाइपोथेसिस मिल जाती हैं। दीज आर अनमैनेजेबल, और फिर आप इस तरह से उस रिसर्च में गुम हो जाते हैं। यू आर लॉस्ट इन दैट रिसर्च दैट you deviate from your objectives. So choose whatever research questions which are feasible, otherwise leave it. It should be interesting, it should be novel. Novel means कि जब आप उसको कर रहे हैं तो उसमें कुछ आप बॉडी ऑफ नॉलेज को ऐड करें। ऐड करें मीन्स कि अगर हमने दूसरी की रिसर्च को रेप्लिकेट करना है, then what is the need for conducting or having a research, undertaking a research topic? So what is the novelty? What is the newness? What is different from your in your research which was not there in previous? How it will add to the body of knowledge? इसीलिए जब आप रिव्यू करते हैं तो रिव्यू में आप लास्ट में, जनरली आजकल तो ये नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन लास्ट में यू आर एक्सपेक्टेड टू एनालाइज ऑल द रिसर्चेस व्हिच यू हैव रिव्यूड, और उसके बाद आप गैप्स को आइडेंटिफाई करिए। रिसर्च गैप्स क्या है? वो रिसर्च गैप्स आपकी प्रेजेंट स्टडी को जस्टिफाई करने में हेल्प करते हैं, जो आजकल बहुत कम ही रिसर्च स्टूडेंट्स करते हैं। वो बस रिव्यू के चैप्टर में खाली रिव्यू करके और उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन रिव्यू का चैप्टर इसीलिए किया जाता है टू identify what are the topics or what are the themes which have already been undertaken by investigators, where are the drawbacks, where are the gaps, and how my research study can fill the gap and add to the body of knowledge. So when you are framing your research questions, ask yourself, मैं क्या ऐसा करूंगा या मैं क्या ऐसा करूंगी जो प्रीवियस रिसर्चर्स ने नहीं किया है, जो इस नए नॉलेज को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। सो रिसर्च क्वेश्चन की फ्रेमिंग के लिए ये भी जरूरी है। इथिकल होने चाहिए। बहुत सारे कंसिडरेशंस ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ये मान के चलते हैं कि नहीं करना है, इथिक्स के हिसाब से वो सही है या गलत है। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। और रिसर्च एथिक्स की बात अगर आप लोगों का कोई सेशन होगा तो वहां पे इसको डिस्कस किया जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा वो नहीं करूंगी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। बट इथिकल भी होना चाहिए। हमें कोई ऐसा रिसर्च टॉपिक नहीं लेना चाहिए या रिसर्च क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जिसमें हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही डेटा कलेक्शन में हमें प्रॉब्लम आए और वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑफेंडेड फील कराए। सो इट शुड बी इथिकल, रेलेवेंट, ठीक है, मैनेजेबल भी मैंने आपको आगे बता दिया कि जैसे मैंने पीएचडी का इन यूपी लिया, उसमें मैनेज करने के लिए मैंने आपको बोला कि मैं इसमें केवल बीएड प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ और सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सैंपल बेसिस पे मैंने सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए मैंने यूपी को 4 जोन्स में डिवाइड कर लिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और हर जोन से कुछ परसेंटेज मैं सैंपल ले लूंगी। तो मैनेजेबिलिटी ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस जो आपने you have asked the research questions, that will help you in managing your research, in making it feasible. And research questions should also be
appropriate. I will give you one example of a research thesis which I have in my hand. मेरे पास वो इवेल्युएशन के लिए आई हुई है और मैं उसका टॉपिक आपको बताती हूँ, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक मोटिवेशन among hostelers and delegacy students of general and professional courses. यानी इन्होंने हॉस्टल और डेलीगेसी में जो स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने जनरल कोई कोर्स या कोई प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट किया है, उनकी हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और एकेडमिक मोटिवेशन को मेजर करने के लिए, को देखने के लिए ये रिसर्च स्टडी बनाई हुई है। लेकिन जब रिसर्च क्वेश्चंस पूछने लगे तो इस रिसर्च स्कॉलर ने जो पहला रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम किया है, वो पहला रिसर्च क्वेश्चन ही उन्होंने जेंडर डिफरेंस को ले लिया है, जबकि जेंडर डिफरेंस है भी या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। पहले वो प्रोफेशनल और जनरल कोर्सेस के स्टूडेंट्स की जब तक वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में स्टडी नहीं करेंगे, तब तक वो फाइनल डिटेल्स में अगर वो जाते हैं तो इट विल नॉट हेल्प देम मच। सो जो रिसर्च क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किए हैं वो इस तरह से फ्रेम किए हैं कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि कंपैरिजन कर रहे हैं, एंड दिस कंपैरिजन दे हैव ओनली, दिस पर्सन हैज ओनली फाइंड आउट द रिलेशनशिप। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं और खाली रिलेशनशिप को उन्होंने किया है, फाइंड आउट किया है, और रिसर्च क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम किया है। तो आप पहले टॉपिक को पढ़िए, थीम को अपने आइडेंटिफाई करिए और उस थीम से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। कंपैरेटिव स्टडी जब हो रही है तो कंपैरिजन ऑफ डेलीगेसी एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए पहले उनके हैप्पीनेस, उनके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उनके एकेडमिक मोटिवेशन पे कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन किस किस यार्डस्टिक पे होगा, वो यार्डस्टिक्स डिटरमिन होगा हैप्पीनेस के क्या सब यूनिट्स हैं और सब टेस्ट हैं, या इन जो टूल्स यूज किए हैं उन टूल्स में क्या सब यूनिट्स हैं या सब टेस्ट हैं, सब एरियाज है, उनके बेसिस पे डिटरमिन होगा। जेंडर की बात तो बहुत बाद में आएगी, लेकिन इस स्टडी में इनका फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन ही जेंडर के ऊपर है। फिर उसके बाद उन्होंने रिलेशनशिप की बातें की हैं, केवल रिलेशनशिप की बातें की हैं और कहीं पे कंपैरिजन नहीं दिखाया। ओनली रिलेशनशिप, इनमें हाई कोरिलेशन है, इसमें लो कोरिलेशन है, उसका कहीं कंपैरिजन नहीं है, डिस्कशन नहीं है, कहीं रैशनल नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। तो इस तरह की आप स्टडी अगर आप करते हैं, क्योंकि आपने रिसर्च क्वेश्चन ही ठीक से फ्रेम नहीं किए हैं, अगर आपने रिसर्च क्वेश्चन ठीक नहीं किए हैं, योर रिसर्च क्वेश्चंस आर नाइदर रेलेवेंट, आई विल नॉट से टोटली इररेलेवेंट नहीं है, लेकिन it is not so relevant and neither it is not appropriate. It should be appropriate, it should be relevant, it should be manageable, and it should have some significance. और ये लास्ट का जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि इन्होंने रिसर्च क्वेश्चन सिस्टमेटिकली नहीं बनाए हैं, और वो है लास्ट का फाइनर मैप्स का एस, जो सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये नहीं कि जो लास्ट में बाद में चीजें आनी है उसको आपने पहले ही आप जेंडर लेकर के चल दिए। पहले आपने ये नहीं बताया कि हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, इन दोनों को हम कंपेयर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनके एकेडमिक मोटिवेशन को इन दोनों से रिलेट कर सकते हैं, उनका कोई कंपैरिजन है या नहीं है। ये ना बता करके आप जंप कर गए
सीधे ही जेंडर के ऊपर, तो it is not framed in a systematic manner. So whenever you are framing your research question, it should be systematically framed. So these are the, if you follow this map, finer maps, you will be able to frame your research questions very systematically. Types of research question, इसमें एक बर्टन रसल का बहुत मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मतलब कोट मिला उनका, जिसको हम अपने रिसर्च क्वेश्चन से जोड़ सकते हैं. वो कोट था, आई रीड, आई डू नॉट प्रिटेंड टू स्टार्ट with precise questions. I do not think you can start with anything precise. You have to achieve such precision as you can as you go along. इसका मीनिंग जो मैंने पहले आपको बताया कि पहले हमें एक ब्रॉड एरिया से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे उस पिरामिड को, इन्वर्टेड पिरामिड जो है वो नीचे की ओर नैरो डाउन करते हुए हमें अपने रिसर्च टॉपिक तक आना है, और फिर हमें अकॉर्डिंगली रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम करना है in a very systematic manner. If you don't follow the systematic the system, you will not be able to frame good research questions. And if you have not you don't have good research questions, you will not be able to find the appropriate solutions. अब आप जब रिसर्च करते हैं तो आपके कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल और y वेरिएबल एंड x वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट जिस पर इफेक्ट आप देख रहे हैं, जैसे अगर मैं अपना पहला उदाहरण लूं, एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप बिहेवियर on teachers job satisfaction and teacher morale, तो इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, मेरे दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, टीचर का जॉब सेटिस्फेक्शन और टीचर का मोरल, while my independent variable is लीडरशिप बिहेवियर, क्योंकि मैं लीडरशिप बिहेवियर का इफेक्ट देख रही हूँ किसके ऊपर, जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर और टीचर के मोरल के ऊपर. तो इस तरह से आपका कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल, y वेरिएबल और x वेरिएबल आपके क्या हैं, उस पे फोकस करके आप जब रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करते हैं तो आइदर यू फोकस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और you focus on causal comparative relationship between various variables. So आपके कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और उनमें किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं. अब आप ये बोलेंगे कि अभी तो मैंने रिलेशनशिप देखे ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा. लेकिन जब आप रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने से आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि प्रीवियस रिसर्चेस जो हुई हैं उससे किस तरह के रिलेशनशिप्स इमर्ज हो रहे हैं. कॉज एंड इफेक्ट relationships are coming out from previous researchers. So your research questions should be focused on these variables. आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट अगर देख रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल के कितने क्वेश्चंस बनाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उनका इफेक्ट देख रहे हैं तो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल आपको दिया कि डज अ जेंडर इन डिफरेंस एग्जिस्ट विद रिगार्ड टू हैप्पीनेस, एकेडमिक मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल intelligence among hostelers and delegacy students. This is one of the research questions. This research question आपके independent variable, gender is independent variable, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर और एकेडमिक मोटिवेशन के ऊपर.
तो ये पहला ही जो क्वेश्चन है वो इन वेरिएबल्स को लेकर के बना दिया गया है, जबकि जो हम किस तरह से अपनी स्टडी में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं उस उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे। एंड दे स्टार्ट दिस क्वेश्चन स्टार्ट्स with terms. They may start with is there any difference, or how, who, what, when, whether, any types of verb you can use, active verb you can use to frame your question. And it should be, your question should be very specific and very clear cut. तभी आप अपने हाइपोथेसिस को अच्छे से बना सकेंगे और हाइपोथेसिस को टेस्ट कर पाएंगे। जैसे डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च क्वेश्चंस की बात कर लेती हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जब आप करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो आप ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट्स ऑफरिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, या व्हाट इज, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं है, इज देयर एनी रिलेशनशिप, इन्होंने रिलेशनशिप के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी चीज डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो this type of question generally begins with what is the profile, what is the academic achievement of students at higher secondary level, या what type of programs are being offered by Teaching Learning Center of Lal Bahadur Shastri University, Sanskrit University. So agar if you are interested in a case study of this university where you are attending this program, और तो उसकी केस स्टडी करना चाहते हैं या उसके ऊपर कोई प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो किस तरह के प्रोग्राम्स टीचिंग लर्निंग सेंटर इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जा रहे हैं, उसका आप एक क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव है। कंपैरेटिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंपैरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, these aim to discover two or more variable relation, difference between two and more variables. तो आप उस तरह से, जैसे इम्पैक्ट की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात इन्होंने करी है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक मोटिवेशन। तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स के कंपैरिजन हो सकते हैं। रिलेशनल स्टडी जब आप करते हैं, कोरिलेशनल स्टडी, तो कोरिलेशन के मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए थे। इम्पैक्ट स्टडी जब करेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ये आप कंपैरेटिव रिसर्च क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं। इज ऑफलाइन मेथड मोर इम्पोर्टेंट, और इज ऑफलाइन मेथड इज मोर इफेक्टिव, और ऑनलाइन मेथड मोर इफेक्टिव। तो इस तरह के कंपैरिजन आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप स्टडीज जहां आप करते हैं, कोरिलेशनल स्टडी, वहां पे आपके रिसर्च क्वेश्चंस जो होंगे वो एक्सप्लोर करते हैं, डिफाइन करते हैं ट्रेंड को या इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करते हैं। कभी कभी हम एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, जैसे जो फिनोमिना अभी बहुत कम इस पे रिसर्च वर्क हुआ है, उसके लिए कोई एक्सप्लोरेटरी स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे ट्राइबल एरिया में ये कहा जाता है कि बच्चों की जो वर्बल एबिलिटी है, लैंग्वेज परफॉर्मेंस, वो लो होती है कंपेयर्ड टू जनरल स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स और अर्बन बैकग्राउंड्स और रूरल बैकग्राउंड्स। क्योंकि तो इस तरह की अगर स्टडी है तो आप कोई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को
फॉलो कर सकते हैं, को बना सकते हैं, रिसर्च डिजाइन बना सकते हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ द लैंग्वेज proficiency of tribals of such and such area. So this is exploratory study and quantitative and qualitative दोनों ही तरह के एक्सप्लोरेशंस को आप कर सकते हैं। जहां पे आप क्वालिटेटिव रिसर्च में कुछ एक्सप्लोर करना चाहेंगे, मान लीजिए आप इथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हैं, उस ट्राइबल एरिया में जाकर के आपको रहना है, तो वहां पे जो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे, वहां पे आपके रिसर्च क्वेश्चन की फ्रेमिंग डिफरेंट होगी टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइब वेयर यू विल स्टे। तो उस तरह की आप स्टडी भी कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रेडिक्टिव स्टडीज, जैसे हमने जो स्कूल ग्रेड्स की बातें करते हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रेडिक्टिव स्टडी करनी है, आप ग्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, डू स्कूल ग्रेड हैव एन इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर सक्सेस। हम ये कहते हैं जो बच्चा फर्स्ट आता है वो बहुत अच्छी उसको जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छी लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। आप इस तरह की अगर कोई स्टडी करना चाहते हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन ये है, तो रिसर्च का थीम ये है, देन यू कैन फ्रेम एक्सप्लोरेटरी दिस प्रेडिक्टिव स्टडी कि क्या जो स्कूल ग्रेड्स हैं वो फ्यूचर सक्सेस को प्रेडिक्ट करते हैं और या इम्पैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर जो अचीवमेंट सर्वेस हो रहे हैं, एनसीईआरटी अचीवमेंट सर्वे करती है, अगर उस अचीवमेंट सर्वे की हम बात करें तो क्या ये अचीवमेंट सर्वेस whether they help in successful career of students or not, or they predict the success of students in their academics। इस तरह के रिसर्च क्वेश्चंस अगर आप फ्रेम करते हैं तो वो प्रेडिक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस हैं। इंटरप्रेटिव रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जैसे whether there is a relationship between motivation and spiritual intelligence of professional students। अब आप इसको, जब ये रिलेशनशिप की रिसर्च क्वेश्चन भी है और ये इंटरप्रेट भी करने की क्षमता रखता है, एबिलिटी रखता है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस यू विल इंटरप्रेट द रिजल्ट, you will interpret the findings। So evaluatory, it is not evaluator, it is evaluatory research questions। They investigate the little known areas, जिनके बारे में अभी हम बहुत कम, जिन एरियाज के बारे में बहुत कम जानते हैं। फॉर इंस्टेंस, अंडमान निकोबार में बहुत सारे ट्राइबल्स अभी भी अनएक्सेसिबल एरियाज में रहते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग अ क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ और द एजुकेशन सिस्टम या लिविंग पैटर्न ऑफ दोज ट्राइबल्स living in remote areas of Andaman and Nicobar, then you can have such type of study, because this type of this study nobody has taken, or very few research studies have been undertaken under such category। So you will have to frame questions in such a way that these questions help you in evaluation of the exploration of the life of tribal areas। और या जैसे आप इवेल्युएटरी स्टडी कर रहे हैं, अचीवमेंट सर्वेस कर रहे हैं, अचीवमेंट सर्वेस भी वो एक तरह की इवेल्युएटरी स्टडीज है।
तो जो आप एक्सप्लोरेटरी स्टडी करते हैं और इवेलुएटरी स्टडी करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसमें थोड़ा ओवरलैप हो सकता है, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तब आप इवेलुएट भी कर रहे हैं, और इवेलुएटरी स्टडी भी जब कर रहे हैं तो भी आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके रिसर्च क्वेश्चंस जो फ्रेम होंगे अकॉर्डिंगली वो फ्रेम होंगे। Generative research questions are framed in qualitative research and they aim to provide new ideas या develop new ideas को develop करते हैं या theory develop करने में आपकी help करते हैं। जैसे मैंने example दिया कि lifestyle of tribals in Andaman and Nicobar. This will help you in generating the knowledge. You will conduct an ethnographic qualitative study living there amongst the tribals of Andaman and Nicobar or any other area, any other state of the country, and you will develop an insight into their lifestyle of these tribals. And when you write your research questions and when you write your thesis, your research questions will help in generating some new ideas and or developing some new theory or action in the area of the life of tribals. Ideological study भी एक specific ideology को सब्सक्राइब करने के लिए, जैसे आप आइडियोलॉजिकल स्टडी करते हो, जनरली एजुकेशन में तो हम डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव रिलेशनशिप या एक्सप्लोरेटरी स्टडी करते हैं, लेकिन जब आप फिलोसफी में कर रहे हो या हिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हो, ये कहा जाता है कि हिस्ट्री, फिलोसफी या सोशियोलॉजी, इनमें रिसर्च क्वेश्चन की जरूरत है या नहीं है, या इनमें हाइपोथेसिस नहीं फ्रेम करने की जरूरत। रिसर्च क्वेश्चंस की जरूरत हर एक टाइप के रिसर्च में है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है। आइडियोलॉजिकल रिसर्च जो होती है, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप की आइडियोलॉजिकल आइडियाज को प्रमोट करने के लिए या एडवांस करने के लिए उस तरह से रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस. Depending on the nature of your research, you will have to frame these types. Thank you very much.